जिस ओशन के अंदर ये जहाज मूव कर रहा था उसके अंदर बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद होने का खदशा था। सफर के दूसरे रोज ही टाइटैनिक को अपनी पहली आइसबर्ग की वार्निंग रिसीव होती है। 14 अप्रैल 1912 को 7 मजीद वार्निंग्स टाइटैनिक को रिसीव होती हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 10 अप्रैल 1912 को दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जहाज दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया जाता है। यह सबसे बड़ा होने के साथ साथ सबसे ज्यादा फैसिलिटीज वाला जहाज भी था। इसके अंदर वो तमाम तर सहूलियात मौजूद थी जो किसी भी एक फर्स्ट क्लास होटल के अंदर मौजूद होती हैं। यानी ये दुनिया का उस वक्त तक का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा फैसिलिटीज वाला बहरी जहाज था। यानी इस बहरी जहाज के अंदर होटल्स मौजूद थे, इस बहरी जहाज के अंदर कैफेटेरियाज मौजूद थे, जिम्स मौजूद थी और वो सारी की सारी सहूलियात जो किसी एक बड़े होटल के अंदर आपको मिलती हैं वो इस बहरी जहाज के अंदर रखी गई थी। और इस जहाज का नाम था RMS टाइटैनिक। जब भी टाइटैनिक का नाम लिया जाता है तो आपके ज़हन में सबसे पहले इस टाइटैनिक से रिलेटेड किया गया वो दावा ज़हन में आता होगा जो इसके मालिक ने किया था कि ये जहाज अनसिंकेबल है। नाज़रीन, टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के मालिक ने यह दावा किया था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। उसके इस दावे के पीछे रीजन ये थी कि इस जहाज के अंदर दुनिया के बेहतरीन सेफ्टी सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए थे जिसकी बुनियाद पर उसने ये दावा किया कि ये जहाज कभी भी नहीं डूबेगा। नाज़रीन, इस जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन की लागत आई। अगर आज के दौर में उस कीमत का मुआवजा करते हैं तो ये $400 मिलियन बनती है। नाज़रीन, इस जहाज के अंदर दुनिया के अमीर तरीन लोग सवार हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी सवार हैं जो कि मुख्तलिफ ख्वाब सजाए बैठे हैं जो जाकर के न्यूयॉर्क में पूरा करना चाहते हैं। नाज़रीन, जैसे ही इस जहाज ने अपनी मंजिल की जानिब बढ़ना शुरू किया, शुरू से ही इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ इस जहाज ने अपनी मंजिल की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया जो कि रूटीन के हिसाब से बहुत ज्यादा स्पीड थी, क्योंकि जिस ओशन के अंदर ये जहाज मूव कर रहा था उसके अंदर बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद होने का खदशा था। और फिर इस जहाज के सफर के दूसरे रोज ही टाइटैनिक को अपनी पहली आइसबर्ग की वार्निंग रिसीव होती है। यानी करीब से गुजरने वाले जहाजों की जानिब से टाइटैनिक को सामने बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद होने का खदशा बताया जाता है और अलर्ट दिया जाता है कि अपनी स्पीड को कम कीजिए ताकि आपके सामने आने वाले आइसबर्ग को आप हैंडल कर सकें और उसको साइड से क्रॉस कर सकें। अब इस जहाज के अंदर मौजूद कैप्टन ने उस वार्निंग को सीरियस लिया, लेकिन उस वार्निंग के मिलने के बावजूद जहाज की स्पीड को कम नहीं किया और उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था। इससे मुताल्लिक कहा जाता है कि इस कैप्टन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था इस कंपनी के मालिक की जानिब से कि तुमने किसी भी कीमत पर इस जहाज की रफ्तार को कम नहीं करना, क्योंकि हम दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा जहाज तो बना चुके हैं, हम बहुत ज्यादा लग्जरियस जहाज तो बना चुके हैं, लेकिन अब हमें एक और रिकॉर्ड भी कायम करना है कि सबसे कम वक्त के अंदर हमारा जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचा है। इस रिकॉर्ड को कायम करने के चक्कर में इस जहाज के कैप्टन की जानिब से इसकी रफ्तार को कम नहीं किया गया वार्निंग मिलने के बावजूद, और उसी रफ्तार के साथ टाइटैनिक अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा है। और नाज़रीन, 14 अप्रैल 1912 को 7 मजीद वार्निंग्स टाइटैनिक को रिसीव होती हैं कि जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो सामने आइसबर्ग मौजूद होने का खदशा है। इन 7 दफा वार्निंग्स मिलने के बावजूद इस जहाज के अमले की जानिब से स्पीड को कम नहीं किया जाता और इसी रफ्तार के साथ ये जहाज अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता चला जाता है। और फिर आखिरकार 11:39 पर टाइटैनिक के ऊपर मौजूद गार्ड की जानिब से ये देखा जाता है कि सामने बहुत बड़ा आइसबर्ग मौजूद है। नाज़रीन, 11:39 पर इस जहाज के ऊपर मौजूद गार्ड की जानिब से इंजन रूम में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है कि सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग मौजूद है, जो कि बहुत ही लेट ट्रांसफर की गई इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस जहाज के गार्ड के पास
दूर से देखने के लिए दूरबीन मौजूद नहीं थी। इससे मुतालिक कहा गया कि जिस ऑफिसर की ड्यूटी थी इस जहाज के ऊपर, उसे आखिरी टाइम पर चेंज कर दिया गया और वो उस रूम की कीज देना भूल गया कि जिसके अंदर दूरबीनें मौजूद थीं, जो कि इस गार्ड के पास होनी चाहिए थी, ताकि ये दूर से उस आइसबर्ग को रिकॉग्नाइज करता और टाइमली इंफॉर्मेशन इंजन रूम के अंदर पास करता। नाज़रीन, 11:39 पर इस गार्ड की जानिब से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की गई, लेकिन सामने मौजूद आइसबर्ग का हुजम बहुत ज्यादा था, जो कि 200 मल्टीप्लाई बाय 400 था, जो कि एक किसी भी फुटबॉल ग्राउंड जितना था, और इस आइसबर्ग का वजन 15 लाख टन था। नाज़रीन, गार्ड की जानिब से टाइटैनिक को बाएं जानिब मोड़ने का कहा गया, लेकिन इमरजेंसी के अंदर कैप्टन ने जहाज को दाएं जानिब मोड़ दिया और ये जहाज दाएं जानिब से जाकर के इस आइसबर्ग से जहाज के अंदर 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स मौजूद थे और इसके बनाने वालों के मुताबिक अगर उसमें से 4 भी पानी से भर जाते तो भी टाइटैनिक डूब नहीं सकता था, लेकिन बदकिस्मती के साथ 6 कंपार्टमेंट्स पानी से फिल हो जाते हैं और टाइटैनिक डूबने लगता है। और रात 12 बजे टाइटैनिक के कैप्टन की जानिब से रेडियो सिग्नल्स भेजे जाते हैं ताकि करीब मौजूद जहाज इसकी मदद के लिए पहुंच सके। 12:20 पर RMS कार्पेथिया को ये रेडियो सिग्नल, जो कि हेल्प के लिए भेजे गए थे, टाइटैनिक की जानिब से RMS कार्पेथिया को रिसीव होते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ RMS कार्पेथिया टाइटैनिक से 107 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था और इसे टाइटैनिक के पास पहुंचने के लिए 3.5 घंटे का वक्त दरकार था, जबकि टाइटैनिक मुसलसल डूब रहा था। नाज़रीन, सूरत हाल को देखते हुए जहाज के अमले की जानिब से आतिशबाजी की गई ताकि करीब मौजूद जहाज़ों को इस इमरजेंसी से मुतालिक आगाह किया जा सके, लेकिन इस टाइटैनिक को किसी भी जहाज की जानिब से कोई मदद मौसूल नहीं होती। इसी दौरान कप्तान की जानिब से कहा जाता है कि फौरी तौर पे जहाज को खाली कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इस टाइटैनिक के अंदर 40 लाइफ बोट्स मौजूद होनी चाहिए थी, लेकिन इस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कि टाइटैनिक तो कभी डूब ही नहीं सकता, टाइटैनिक के अंदर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखी गई और इस जहाज के अंदर 2200 अफराद सवार थे और इन लाइफ बोट्स की मदद से सिर्फ और सिर्फ 1200 लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था। ये थी उस वक्त तक की सबसे बड़ी गलती। नाज़रीन, 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट को पानी में उतारा जाता है। 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट पानी में उतरती है, लेकिन इस वक्त भी इस टाइटैनिक के अंदर 1500 लोग बाकी हैं जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए कोई लाइफ बोट बाकी नहीं बची। सवाल जहन में आता है कि 1500 लोग कैसे बच गए, जबकि इन लाइफ बोट्स के जरिए से 1200 लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था। कहा जाता है कि जब पहली बोट्स को पानी में उतारा गया तो काफी लोगों ने इन लाइफ बोट्स में सवार होकर पानी में उतरने से इनकार कर दिया। ये कहकर उन्होंने इनकार कर दिया कि टाइटैनिक तो कभी डूब ही नहीं सकता। इस वजह से इन बोट्स के अंदर, जिनमें 100% की बजाय 60% लोग सिर्फ बाहर आए और इन कश्तियों पर सवार हुए और लाइफ बोट्स के जरिए से पानी में उतरे, यानी 100% की बजाय 60% फिल होकर ये लाइफ बोट्स पानी में उतर गईं। लेकिन जब इन्होंने हालात देखे कि इस वक्त जहाज वाकई डूबता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर एक खलबली मच गई, हलचल मच गई पूरे जहाज के अंदर और लोग लाइफ बोट्स पर सवार होने के लिए लपकने लगे और इन लाइफ बोट्स पर लोगों को सवार करते हुए औरतों और बच्चों को प्रायोरिटी दी गई। और ये भी कहा जाता है कि जब ये आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारी गई तो एक शख्स तैरता हुआ आया और इस लाइफ बोट की जानिब लपका और इस लाइफ बोट पर सवार लोगों ने कहा, दिस इज ऑलरेडी ओवरलोडेड। और जब ये कहा गया उनकी जानिब से तो इस शख्स ने कहा, ओके, गुड बाय, गुड लक गाइस, और ये शख्स वापस पानी की जानिब पलट गया। और लोग कहते हैं कि ये उस जहाज का, टाइटैनिक का कैप्टन था, जो कि सबसे आखिर में जहाज के डूबने के बाद सबसे
سے آخر میں جہاز سے چھلانگ لگا کر باہر آیا تھا۔ پانی اس قدر ٹھنڈا تھا کہ اس پانی کے اندر مرنے کے لیے صرف 15 سے 20 منٹ کافی تھے، اور اس ٹائٹینک کے اندر رہ جانے والے 1500 لوگ ٹائٹینک کے ساتھ پانی کے اندر چلے گئے۔ جی ہاں ناظرین، 2:20 پر نہ ڈوبنے والا جہاز پانی کے اندر ڈوب گیا، اور کہا جاتا ہے کہ نہ ڈوبنے والے جہاز نے پانی میں ڈوبنے کے لیے 3 گھنٹے سے بھی کم سمے لیا اور سمندر کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ اور ناظرین، جس جہاز کو ٹائٹینک کی جانب سے مدد کے لیے سگنلز موصول ہوئے تھے وہ 4 بجے مدد کے لیے پہنچا، لیکن اس وقت تک ٹائٹینک پانی کی گہرائیوں میں جا چکا تھا۔ ناظرین، ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد جب تحقیقات کروائی گئیں، مختلف طرح کی انویسٹیگیشنز کروائی گئیں، تو اس سے پتہ چلا کہ جس وقت ٹائٹینک کی جانب سے مدد کے لیے سگنلز بھیجے جا رہے تھے اس وقت ٹائٹینک سے 37 کلومیٹر کی دوری پر ایک جہاز موجود تھا جس کا نام RMS کیلیفورنین تھا، اور آئس برگ کی آخری وارننگ ٹائٹینک کو اسی جہاز کی جانب سے موصول ہوئی تھی۔ RMS کیلیفورنین نے صبح ہونے کا انتظار کیا اور پانی کے اندر رکا رہا۔ اسی دوران RMS کیلیفورنین کی جانب سے اپنے ریڈیو کو بھی بند کر دیا گیا۔ جب یہ صبح دوبارہ سے اپنے سفر کے لیے نکلا اور اپنے ریڈیو کو آن کیا تب اس کو ٹائٹینک کے مدد کے سگنلز پہنچے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ جب RMS کیلیفورنین رات کے وقت موجود تھا اس کے عملے کی جانب سے ٹائٹینک کی جانب سے کی جانے والی آتش بازی کو دیکھا گیا اور کیپٹن کو جا کر کے بتایا گیا کہ ٹائٹینک کی جانب سے آتش بازی کی جا رہی ہے اور یہ مدد کے سگنلز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن RMS کیلیفورنین کے کیپٹن نے یہ بات کہہ کر اس کو ٹال دیا کہ ٹائٹینک کے اندر امیر لوگ سفر کرتے ہیں اور وہ انجوائے کرنے کے لیے آتش بازی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، ٹائٹینک کے ڈوبنے کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں، لیکن ان ریزنز میں سے زیادہ وجوہات انسانی غلطیاں تھیں جو کہ بار بار کی گئیں، کیونکہ اس وقت اسٹیئرنگ پر موجود روبرٹ ہیچن کو جب جہاز کو دائیں جانب موڑنے کا کہا گیا تو اس نے ایمرجنسی میں جہاز کو دائیں جانب یعنی برفیلی چٹان کی جانب موڑ دیا اور یہ جہاز جا کر کے آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی آج تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔